आर्थिक सर्वेक्षण को एक एक पॉइंट को समझिएगा, हर एक पॉइंट जरूरी है और हर एक पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है। कई सारे फैक्ट तो एज इट इज रख दिया गया है, तो सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। पहली बात, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में अंतर क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो है अतीत का बात करता है, पास्ट का बात करता है, और बजट जो है वो हमेशा फ्यूचर का बात करता है। ये फ्यूचर का बात करता है, यानी भविष्य का बात करता है। तो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे रहेगा, बजट एक साल आगे रहेगा। तो बजट कल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो बजट क्या होगा, तो 2024-25 का। इकोनॉमिक सर्वे कब का है, 2023 और 24 का है। ऐसे भी आपको पैसा मिलता है महीना का, तो वो पिछले महीने के लिए मिलता है या अगले महीने के लिए मिलता है। तो अगले महीने के लिए मिलता है तो बजट हो गया फ्यूचर। और आपसे पापा पूछते हैं बेटा कहाँ खर्चा कैली, तो वो पूछते पिछले महीने का, तो हो गया इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्या है, तो मूलतः एक वार्षिक दस्तावेज है जो एक पूरा फाइनेंशियल ईयर का आपको डेटा प्रस्तुत करता है कि सरकार ने जो पैसा दिया है कहाँ खर्च हुआ है, किस रूप में खर्च हुआ है, किस संदर्भ में खर्च हुआ है, कितना बचा है, कितना रहा है, सारी बातें। जारी कौन करता है, तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो लिया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। अच्छा, मुख्य आर्थिक सलाहकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया पहले, वी अनंता नागेश्वरन जो है अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था 1950-51 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। 1964 तक बजट के साथ पेश होता था इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले और बजट उसके बाद पेश होता है। क्या बताता है, तो यह मूलतः भविष्य का पूर्वानुमान बताता है। जैसे आपको पता है ना कि आपसे पापा जी पूछे या घर वाले पूछे कहाँ खर्चा किया बेटा, तो आप बताए कि यहाँ खर्चा किए, ABCD जगह खर्चा किए, तो उसे पता चल जाता है कि आपका अच्छा फ्यूचर होगा या खराब फ्यूचर होगा। इसके आधार पर अब गार्जियन आपको सुझाव भी देते हैं और आप उस सुझाव का अनुपालन भी करते हैं। तो मूलतः यह क्या करता है, तो अतीत की घटना का वर्णन करता है। कैसे कैसे, तो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ डाटा के द्वारा, कुछ डायग्राम के द्वारा, और उसके अलावा उसका विश्लेषण करता है, बताता है कहाँ कहाँ किस रूप में खर्च हुआ। तो यह मूलतः आर्थिक सर्वेक्षण क्या करता है, महत्वपूर्ण क्यों है, तो सरकार के लिए मार्गदर्शक है, अर्थव्यवस्था का वास्तविक तस्वीर पेश करता है कि कहाँ किस रूप में पैसा खर्च हो रहा है, आर्थिक सेहत का पता चलता है, योजनाओं का पता चलता है जो सरकार चला रही है भारतीयों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। ठीक है, चलिए। प्रत्येक वर्ष जारी करना क्या जरूरी है, तो बाध्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आप हमेशा जारी करें, लेकिन सरकार जारी करता है ताकि लेखा जोखा बना रहे। संसद में वित्त मंत्री द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, निर्मला सीतारमन जी ने इसको प्रस्तुत किया है। अब आते हैं, ये हो गया बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब आते हैं जो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24। पहला बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो है कितना प्रतिशत ग्रोथ रेट का उम्मीद किया गया है। 6.5 से 7%, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में किसी भी पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, बस याद कर लो, रट लो, घोल के पी जाओ। ठीक है, 2020 में कोविड ईरा में आपको पता है ग्रोथ रेट अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन 2024 वर्तमान वर्ष में 20% ज्यादा ग्रोथ रेट की बात सरकार कर रही है। ये 2024 में हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहेगा। कितना प्रतिशत ज्यादा रहेगा, तो 20% ज्यादा रहेगा। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट कैपिटल मार्केट कहती है भारत सरकार कि प्राइवेट कैपिटल मार्केट जो है, यानी निजी क्षेत्र जो है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, क्योंकि यही जो है 11 लाख के आसपास पूंजी जुटाया है और बाजार में निवेश किया है, जिससे बाजार अच्छा से चल रहा है। सरकार की भूमिका है, निजी पूंजी बाजार की ही भूमिका है। तो उसी संदर्भ में 10.9 लाख करोड़ की बात यहाँ पर किया गया है, जो सामने आप डाटा देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अगला जो तथ्य इंपॉर्टेंट तथ्य है, कहता है GDP और बाजार पूंजीकरण में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। इंडिया रैंक्स 5th इन टर्म्स ऑफ GDP एंड मार्केट कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 5वां स्थान पर भारत है। खुदरा महंगाई में कमी आया है। आप देखिए, खुदरा महंगाई से आम उपभोक्ता को काफी लाभ होगा। 2023 में जहां खुदरा महंगाई 6.7% था, वहीं खुदरा महंगाई 2024 में जाकर 5.4% हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत मैनेज करने का सरकार ने प्रयास किया है और वो 5.4 पर आके रुक गया है। तो खुदरा महंगाई की कमी पूछ सकता है, कितना प्रतिशत है, तो ये 5.4% है। ठीक है, चलिए, क्या कारण है खुदरा महंगाई का, तो वैश्विक संकट आप देख रहे होंगे, इजराइल हमास युद्ध हो रहा है,
ये रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है और ये दोनों देश ही हैं जो खाद्य श्रृंखला में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। गेहूं वहाँ से आता है, दाल वहाँ से आता है, तो वैश्विक संकट उत्पन्न हो गया, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गया है, मानसून की अनिश्चितता है। देखिए ना, पिछले बार ही भारत में अकाल पड़ा है बहुत बड़े एरिया में, और इसलिए भी महंगाई है। लेकिन खुदरा ईंधन भी सस्ता हुआ है क्योंकि सरकार ने पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा आप देखेंगे गैस पर भी रेट कम कर दिया है सरकार ने। इसके कारण खुदरा ईंधन महंगाई दर भी कम हुआ है। तो एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये कम हुआ, पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये कम हुआ है। ठीक है, बेरोजगारी दर कम हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्रीज। कैसे? तो कहता है 2024 का डाटा है, 15 ईयर्स अबव के जितने भी लोग हैं, यानी 15 से लेकर 64 वर्ष, जो यहाँ नापा जाता है कार्यशील आबादी, वर्किंग पॉपुलेशन, वो 15 से 64 वर्ष तक नापा जाता है। तो वो 2024 में 6.8 से घटकर कितना हुआ? 6.7 हो गया। तो यही है बेरोजगारी दर 6.7। युवा बेरोजगारी दर कितना है? तो 2017-18 में 17.8% युवा बेरोजगारी दर था, जो 2022-23 में आकर 10% के आसपास हो गया। वो भी बहुत बड़ा डाटा है। तो युवा बेरोजगार है भारत में, इस बात को इकोनॉमिक सर्वे भी एक्सेप्ट करता है। कहता है कॉर्पोरेट सेक्टर जो बहुत बड़े स्तर पर निवेश करता है, हमने देखा 10.9 लाख करोड़ का निवेश किया, लेकिन वहाँ रोजगार सृजित नहीं हो रहा है और इसके लेकर इकोनॉमिक सर्वे क्रिटिसाइज भी करता है। तो कहा जा रहा है कि आप नौकरी बढ़ाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यही बात यहाँ पर बोल रहा है। भारत में श्रम बल की बात किया जाए तो देखिए, पूरा श्रम बल यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो भारत में है 56.6 करोड़ है। इसमें से 45% कृषि क्षेत्र में, 28.9% सर्विस सेक्टर में यानी सेवा क्षेत्र में, 13% निर्माण क्षेत्र में, इसको निर्माण क्षेत्र कहते हैं, और इसको कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र, ये 11.4%। ठीक है, ये विनिर्माण क्षेत्र है। कहते हैं गैर कृषि क्षेत्र नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 2030 तक 78.5 लाख नौकरी का सृजन करना है। कितना? 78.5 लाख नौकरियों का सृजन करने की बात कहा गया है। और ये इसके बाद भारत का श्रम बाजार और थोड़ा बड़ा होगा। अब प्राइमरी सेक्टर से हटकर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तक जॉब जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर का ही है। कहता रिमिटेंस विल इंक्रीज। रिमिटेंस किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए। भारत से कोई बाहर जाके कमा रहा है, सऊदीया में कमा रहा है, यूएसए में कमा रहा है, लंदन में कमा रहा है, वहां जाके कमा रहा है, वहां से पैसा भारत भेज रहा है, तो उसको कहते हैं रिमिटेंस या धन प्रेषण। तो दुनिया का सबसे ज्यादा धन प्रेषण यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो भेजा जाता है वो भारत में भेजा जाता है। 2024 में यह आंकड़ा 124 बिलियन था और 2025 में यह आंकड़ा भारत सरकार बोल रही है 129 बिलियन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम याद कर लीजिए, घोल के पी जाइए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय की बात करें। देखिए, व्यय दो तरह का होता है, एक राजस्व व्यय होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय होता है। राजस्व व्यय वैसे कहते हैं जिससे आपको फिर कुछ रिटर्न नहीं मिलता, जैसे वेतन दे दिए तो पैसा वापस नहीं ना आएगा। लेकिन अगर आप संपत्ति खरीद लेते हैं, मकान बना दिए, फैक्ट्री बना दिए, सड़क बना दिए, पुल बना दिए, तो इसको कहते हैं पूंजीगत व्यय, यानी इससे बाद में आप पूंजी एकत्रित कर सकते हैं। तो सरकार ने पूंजीगत व्यय कितना किया है, तो 2023-24 में 11.1 लाख करोड़ का किया है, जो 2022-23 में आकर 9.5 लाख करोड़ का था। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू की बात किया जाए तो टैक्स रेवेन्यू इस बार कलेक्शन हुआ 38.31 लाख करोड़ का, जिससे सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स से हुआ। टैक्स दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और ये अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर से 1121.99 लाख करोड़ का आया है और इनडायरेक्ट टैक्स से 16.22 लाख करोड़ का आया है। तो इस तरह डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से टोटल पर कर राजस्व कितना हुआ है, 38.31 लाख करोड़ का हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है, तो जीएसटी कलेक्शन अच्छा खासा रहा है 11.6% ग्रोथ के साथ, यानी समझ लीजिए कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार ग्रोथ अच्छा रहा है जीएसटी का। 10.68 लाख करोड़ का हमारा रहा है जीएसटी कलेक्शन, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जीडीपी एट करेंट प्राइस की बात किया जाए तो जीडीपी दो तरह का होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है और रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी जो होता है वो आधार वर्ष के आधार पर निकाला जाए, जैसे 2011-12। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो मुद्रास्फीति के साथ जोड़ जाड़ के निकाला जाता है, जो वर्तमान मूल्य पर रहता है।
तो करेंट प्राइस है यानी नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है। 10.5% ग्रोथ के साथ 327.70 लाख करोड़ का जीडीपी करेंट प्राइसेस पे देख सकते हैं आप, ठीक है। कहता विकसित देशों का ग्रोथ रेट कितना है। देखिए भारत का ग्रोथ रेट अभी कितना बताया मैंने, 6.5 से 7% रहेगा, लेकिन विकसित देशों का ग्रोथ रेट है 2.6%, 0.7%, 0.2 और 0.7। आप कह रहे हैं सर ये तो विकसित देश है, यहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए एक बार मकान बना लिए, एकदम सारा जो सामान लगा दिए, तो क्या नया कुछ लगाएंगे, बहुत कम लगाएंगे, तो वहाँ विकास करना मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ कुछ नहीं बना हुआ है वहाँ विकास करना आसान होता है। तो विकासशील देश अभी प्राथमिक अवस्था में रोटी कपड़ा मकान में ही लगे हुए हैं, तो यहाँ विकास करना आसान है। जबकि विकसित देश में क्या सब कुछ बना हुआ है, तो वहाँ ग्रोथ कम ही होगा, ये बात याद रखिएगा। IMF कहता है कि भैया ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रोथ रेट होगा वो होगा 3.2% के आसपास, ठीक है। वित्तीय उद्योग में सुधार की बात हो रही है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री रिफॉर्म की बात की जा रही है। निजी क्षेत्र को कहा जा रहा है कि भैया वित्तीय उद्योग में आप भी पार्टिसिपेट करिए। 2010 में 50.6% ऋण मिलता था निजी क्षेत्र को, और सरकार के प्रयासों से 2021 में यह 54.7% हो गया है। तो घरेलू ऋण के मामले में भी सरकार द्वारा अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिससे कंपनियों को एस्टैब्लिश होने में मदद मिलेगा, है ना। कहना सरकारी बैंकों के NPA में कमी आ गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोला जाता है, यानी वैसा पैसा जो बैंक को नहीं मिल रहा है वापस, लेकिन सरकार के सतत प्रयास से इसमें कमी आया है, ठीक है। भारत में शेयर बाजार में स्थिरता आया है। आज देखिए शेयर बाजार कई सारे तूफानों झंझावातों को घेरने के बाद आज स्थिर अवस्था में है। सुझाव दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे द्वारा भारत सरकार को कि भाई 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य बना लीजिए और मजबूत सार्वजनिक वित्त को अपनाइए, यानी पब्लिक सेक्टर को थोड़ा मजबूत कीजिए और इकोनॉमिकली सोवर्निटी की तरफ बढ़िए। किसी पर निर्भर मत रहिए, पैसा मत लीजिए मार्केट से, अपने आप में पैसा कमाइए और खर्चा कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहता भारत को फिनटेक राष्ट्र बनाने की बात हो रही। फिनटेक क्या होता है तो ये समझ लीजिए। फिनटेक मतलब होता है फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी दोनों ही एक साथ आ जाए, यानी पैसा और प्रौद्योगिकी एक साथ मिलकर काम करे। तो देखिए आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस कारण हमारा देश फिनटेक राष्ट्र है। तो फिनटेक समझ गए होंगे। पिछले 5 वर्षों में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहा है, 4.8% रहा, 18% रहा है। तो ये अच्छा ग्रोथ माना जाएगा, क्योंकि कृषि में सामान्यतः ग्रोथ जो रहता है ना वो 2%, 2.5%, 1.5% ऐसे रहता था, लेकिन हाल ही के प्रयासों से ये 4.18% रहा है। जलवायु परिवर्तन की बात किया जाए तो सोलर एनर्जी ग्रोथ अच्छा रहा है भारत का, और नेट जीरो कंसेप्ट पर भारत सरकार काम कर रही है, यानी कार्बन का जीरो उत्सर्जन, यानी जितना कार्बन उत्सर्जित करें उतना ही अवशोषित कर लें। ग्रीन ट्रांजिशन की बात की जा रही है कि भैया भारत अब धीरे धीरे हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। अब देख रहे होंगे सरकार कितना अच्छा प्रयास कर रही है, चाहे सोलर लाइट की बात किया जाए, चाहे सोलर एनर्जी की बात किया जाए, विंड एनर्जी की बात किया जाए, सरकार सतत रूप से प्रयास कर रही है। आगे है फॉरेक्स रिजर्व हमारा कितना बड़ा है तो $650 बिलियन का है, यानी इतना बड़ा है कि भारत 10 महीना तक बैठ के खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा भारत को, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना चाहिए, 5.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है भारत में, और मोबाइल उपभोक्ता की संख्या कितना है तो 116.7 करोड़ के आसपास है। वहीं UPI से जो लेन देन होता है डिजिटल, वो कितना करोड़ का हुआ है तो 13,116.5 करोड़ का UPI से ट्रांजैक्शन हुआ है भारत में, और 29.6 करोड़ डिजी लॉकर का प्रयोग भारत में बढ़ा है। तो डिजी लॉकर एक अच्छा माध्यम है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, जिसको वैलिडिटी भी दिया हुआ है। 139.7 करोड़ आधार कार्ड बन चुका है भारत में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो इकोनॉमिक सर्वे से मिलता जुलता था। मुझे लगता है कि आप इसका लाभ ले पाएंगे और आगे अच्छा कर पाएंगे। तो अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए।